कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 26 जून 2020 के। और जल्दी से ज्यादा लोगों को जोड़िए सेशन में ताकि सब इसका फायदा उठा सके। हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज है, मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है और इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है। देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की गई है। सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का गठन करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का गठन किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आपूर्ति संचालित मॉडल से मांग आधारित मॉडल के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों को फिर से उन्मुख करने का प्रयास करेगा। इससे देश में अंतरिक्ष संपत्ति का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित जो है किया जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी, स्पेस में जो प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी, उसी को करने के लिए जो अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में बोला गया था, उसी के लिए जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये आपूर्ति संचालित मॉडल से मांग आधारित मॉडल के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों को फिर से उन्मुख करने का प्रयास करेगा। शहरी सहकारी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की प्रत्यक्ष निगरानी में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने देश के लगभग 35 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन से संबंधित उद्यमों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाने का निर्णय लिया है। तो बना भी देंगे फटाफट से। इस योजना के तहत ऐसे उद्यमों को शुरू करने के लिए 90% तक ऋण बैंकों द्वारा दिया जाएगा और सरकार ने इस योजना के तहत ऐसे सभी ऋणों पर ब्याज में छूट में 3% की जो वृद्धि है उसको की गई है। देश में अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ की प्रभावी हस्तांतरण के लिए बेहतर तरीके सुझाने के लिए गठित ओबीसी आयोग का कार्यकाल अगले साल के 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। भारत की पूर्वी और देखो नीति के तहत ओएनजीसी म्यांमार में 2 गैस ब्लॉकों के अनुसंधान और विकास के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत की पूर्व की और देखो नीति के तहत कौन सी कंट्री में, कौन से देश में ओएनजीसी 2 गैस ब्लॉक के अनुसंधान और विकास के लिए निवेश करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। चलिए इससे जुड़ा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने कितनी राशि के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाने का निर्णय लिया है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 18,000 करोड़ या 20,000 करोड़? फटाफट से कमेंट करिए सही आंसर। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 15,000 करोड़ रुपये। अगली न्यूज देखते हैं। फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रीइग्नाइट लॉन्च किया गया है और यह प्लेटफॉर्म आईबीएम के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका एम वही है, कौशल भारत और कुशल भारत का जो मोटो है उसको अचीव करना, ज्यादा लोगों को स्किल प्रोवाइड करना। इसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों तक अधिक पहुंच बनाना और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करना है। एमएसडी के तत्वाधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी ने भी छात्रों के लिए 10 सप्ताह की अवधि के स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप की घोषणा की है। इस कैंप में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुमुखी डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कितना है और जो स्किल ज्यादा से ज्यादा जो स्किल प्रोवाइड करनी है आने वाले युवाओं के लिए, जो कौशल की आवश्यकता है, जितना हम देख सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में काफी है। तो उसी के चलते हुए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी यही मोटो है कि जो स्किल इम्पार्ट की जाए लोगों में, वो स्किल इसी चीज से रिलेटेड की जाए ताकि वो पीछे ना रहें और जो व्यापार मालिक हैं, यानी कि जो बिजनेस हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको भी स्किल्ड लोग मिले उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रीइग्नाइट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई।
हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सही आंसर कमेंट करते रहिए, कोई डाउट है तो उसको जरूर पूछिए। पर्यटन मंत्रालय ने 37वां वेबिनार भारत के वैदिक आहार और मसालों के शीर्षक पर प्रस्तुत किया है। और यह जो है 37वां वेबिनार है, इसका उद्देश्य देश के प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के गुणों और फायदों को दर्शाना है। साथ ही इस वेबिनार के द्वारा कुछ तरह के आहार के बारे में जो मिथ्या है, जो मिथ्स हैं, उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को दिखाने का एक प्रयास है। देखो अपना देश वेबिनारों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की तकनीकी सहयोग से प्रस्तुत किया जाता है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत भारत के वैदिक आहार और मसालों के शीर्षक पर अपना किस क्रम का वेबिनार आयोजित किया है? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। 37वां, 35वां, 33वां, 39वां। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि 37वां वेबिनार है ये। अगली न्यूज देखते हैं। शिशु ऋण खाता धारकों के 1 वर्ष के लिए ब्याज पर 2% आर्थिक सहायता देने की मंजूरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी पात्र शिशु ऋण खाताधारकों को 1 वर्ष के लिए ब्याज पर 2% आर्थिक सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है। और ये जो 2% है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन है। इसके तहत उन खातों के लिए ऋण दिया जाएगा जिन पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार इस वर्ष 31 मार्च तक और योजना के लागू रहने के दौरान कोई ऋण बकाया नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए तक की आय सृजन की गतिविधियों के लिए शिशु ऋण दिया जाता है। यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। चलिए इससे जुड़ा प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट से। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी पात्र शिशु ऋण खाता धारकों को 1 वर्ष के लिए ब्याज पर कितनी आर्थिक सहायता देने के लिए मंजूरी प्रदान की है? सही आंसर कमेंट कीजिए। 5%, 4%, 2% या 6%। फटाफट से सही उत्तर बताओ भाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। अगली न्यूज देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आभासी कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। निक्षय प्रणाली के माध्यम से टीबी रोगियों की लगभग पूर्ण ऑनलाइन अधिसूचना प्राप्त की गई थी। रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 2019 में 24 लाख से अधिक टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है। इनमें 2018 की तुलना में 14% की वृद्धि हुई है। 2017 में 10 लाख से अधिक मामलों के मुकाबले लापता मामलों की संख्या घटकर 2.9 लाख हो गई है। 6.78 लाख टीबी रोगियों के साथ निजी क्षेत्र की अधिसूचनाओं में 35% की वृद्धि हुई है। आणविक निदान की आसान उपलब्धता के कारण 2018 में 6% की तुलना में 2019 में टीबी के निदान वाले बच्चों का अनुपात बढ़कर 8% हो गया है। सभी अधिसूचित टीबी रोगियों के लिए एचआईवी परीक्षण का जो प्रावधान 2018 में 67% से बढ़ाकर 2019 में 81% हो गया है। अधिसूचित रोगियों की उपचार सफलता दर में 12% की वृद्धि हुई है। इस अवसर पर टीबी रोगियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर एक मैनुअल, एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और त्रैमासिक समाचार पत्र यानी कि न्यूज़लेटर निक्षय पत्रिका भी जारी किया गया है। निक्षय राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी नियंत्रण के लिए एक वेब सक्षम रोग प्रबंधन प्रणाली है। तो हो सकता है आपसे पूछने की निक्षय क्या है, तो ये राष्ट्रीय क्षय रोग यानी कि टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो नेशनल टीबी प्रोग्राम है इंडिया का, उसके तहत टीबी नियंत्रण के लिए एक वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। और आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि टीबी किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ? फटाफट से कमेंट करिए। हाँ, टीबी जो है एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार क्या सही नहीं है? आप कथन देखिए तीनों और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। 2019 में 24 लाख से अधिक टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट है 2019 में टीबी के निदान वाले बच्चों का अनुपात बढ़कर 8% हो गया है। तीसरी स्टेटमेंट है अधिसूचित रोगियों की उपचार सफलता दर में 50% से अधिक की वृद्धि
हुई है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है, केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि केवल 3। तो इस तरह के प्रश्न भी हम लोग इस सीरीज में रखते हैं ताकि आप अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला तो आप उसको भी सॉल्व कर लें। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन किया गया। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में देविका नदी पर देविका पुल का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में बदरवा, बसोली, पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन महत्वपूर्ण पुणेजा ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। तो 2 ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, एक पुणेजा ब्रिज और दूसरा है देविका ब्रिज या देविका पुल। यह रोड डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों को एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक लिंक प्रदान करेगी। इन दोनों ब्रिज का कार्य सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देविका पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। उधमपुर, कोझिकोड, गुवाहाटी या रत्नागिरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उधमपुर। सब लोग पार्टिसिपेट करिए, आंसर कमेंट करिए। नीति आयोग और ITF के द्वारा भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है। हाल ही में नीति आयोग और OECD के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा संयुक्त रूप से भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। सबसे पहले मुझे OECD के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं वो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। OECD के हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में। यह एक महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय परियोजना भारत को मॉडलिंग टूल और नीति परिदृश्यों के विकास के माध्यम से कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में मददगार साबित होगी। यह प्रोजेक्ट उभरती अर्थव्यवस्थाओं में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। जो फैमिली ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है उसका ये हिस्सा है जो भारत में लॉन्च किया गया है और ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन डीकार्बनाइजेशन का समर्थन करता है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं अभी करंट वो हैं भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन से देश जो है इस डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी प्रोजेक्ट में शामिल है। तो भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को। यह जर्मन संघीय मंत्रालय के पर्यावरण, प्रकृति संस्करण और परमाणु सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल द्वारा समर्थित है। भारत का परिवहन क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक क्षेत्र है। भारत में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में से 13% परिवहन क्षेत्र से है। 1990 से यह उत्सर्जन 3 गुना से अधिक है। भारत में प्रति नागरिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक औसत OECD देश के 20वें हिस्से के बराबर है। फिर भी भारत के परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2030 तक लगभग 6% वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है। तो इसीलिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम से कम हो सके, उसका उत्सर्जन कम से कम हो सके, ताकि ये जो प्रेडिक्शन है कि 2030 तक ये जो उत्सर्जन है लगभग 6% की इसमें वृद्धि हो जाएगी, वार्षिक वृद्धि होगी, तो उसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर। चलिए इसे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नीति आयोग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दो। यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नीति आयोग। अगली न्यूज देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखा है और यह निर्णय पाकिस्तान की लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को धन के प्रवाह की जांच करने में विफलता के कारण लिया गया है। यह निर्णय वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की तीसरी और अंतिम प्लेनरी में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता चीन के जियांग मिन लियू ने की थी। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब IMF, विश्व बैंक, ADB और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल होगा।
तो जो बेसिकली दो लिस्ट होती हैं जो FATF की होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज होती हैं जिनको वार्निंग दी जाती है कि यदि आपने जो टेरर फंडिंग है उसको नहीं रोका या आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो वही पाकिस्तान के साथ अभी हो रहा है। ऑल्दो जो इंडिया है और US है, UK है, वो सब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को जितना जल्दी हो सकता है ब्लैक लिस्ट में डालिए, क्योंकि वो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे और भी आतंकवादी समूह को जो है फंडिंग प्रोवाइड करता है, टेरर फंडिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन चाइना और तुर्की जो है इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज होती हैं जो टेरर फंडिंग कर रही होती हैं और ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज होती हैं जिनको वार्निंग इशू की जाती है। और ग्रे लिस्ट में होने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे IMF है, विश्व बैंक है, ADB है, उनसे वित्तीय सहायता प्राप्त आसानी से नहीं होती है। दूसरा, बाकी कंट्रीज के द्वारा बॉयकॉट होने का भी एक खतरा रहता है, तो इकोनॉमिकली काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अब पाकिस्तान FATF की अक्टूबर में होने वाली अगली बैठक तक ग्रे सूची में बना रहेगा और यदि पाकिस्तान अक्टूबर तक FATF के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार उसको ब्लैक लिस्ट में पहुंचा दिया जाएगा। और अभी ब्लैक लिस्ट में फिलहाल जो है दो कंट्री शामिल हैं, एक तो नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान। ये दो कंट्रीज ब्लैक लिस्टेड हैं FATF के द्वारा, तो इनको अच्छे से याद रखिए। हो सकता है प्रश्न बन जाए कौन सी दो कंट्रीज है जो ब्लैक लिस्ट में शामिल है, तो वो है नॉर्थ कोरिया और ईरान। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी कि FATF की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में G7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियों को विकास करने के लिए की गई थी। 2001 में आतंकवाद के वित्त पोषण को भी इसमें शामिल किया गया था, यानी कि इसमें कोई टेरर फंडिंग करता है या मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो दोनों ही केसेस जो है इसमें हैंडल किए जाते हैं। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और FATF में वर्तमान में दो क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल सहित 39 सदस्य हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को किस सूची में बनाए रखने का फैसला किया है? ब्लैक, व्हाइट, ग्रे या रेड? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रे लिस्ट में। अगली न्यूज है, कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। कुशीनगर हवाई अड्डा पूर्वी हिस्से के विकास के नए रास्ते खोलेगा और पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए मार्ग को प्रशस्त करेगा। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से बौद्ध सर्किट को विकसित करने में भी मदद मिलेगी, जिसमें कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलावस्तु, कौशाम्बी, संकीसा, लुम्बिनी और बोधगया शामिल हैं और इनमें से जो 6 स्पॉट हैं वो केवल यूपी में ही हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कमेंट करके फटाफट से कि जो बुद्ध सर्किट है इसको डेवलप करने के लिए इसको सेलेक्ट किया गया था फॉर इट्स डेवलपमेंट, किस स्कीम के अंतर्गत इसको सेलेक्ट किया गया था? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा स्वदेश दर्शन। तो जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसके अंतर्गत बौद्ध सर्किट को सिलेक्ट किया गया था। टोटल 13 थीमेटिक सर्किट इसमें सेलेक्ट किए गए थे जिनके डेवलपमेंट को करने के लिए इसमें से एक जो है बुद्ध सर्किट है, एक रामायणा सर्किट है। इस तरह से करते करते 13 सर्किट है टोटल जिनको डेवलप किया जाएगा स्वदेश दर्शन के लिए। बेसिकली इसका एम है कि इन सर्किट को डेवलप किया जाए ताकि जो टूरिज्म है उसको और ज्यादा बूस्ट मिले। दूसरा, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बुद्ध सर्किट है इसमें कौन कौन सी जगह, कौन कौन से स्पॉट शामिल हैं? तो इसमें कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलावस्तु, कौशाम्बी, संकीसा, लुम्बिनी और बोधगया शामिल हैं। इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। कुशीनगर जो गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये बौद्धों का एक तीर्थ स्थल है। ये सिग्निफिकेंट क्यों है कुशीनगर? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जो कसिया गांव था वहां पर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इससे पहले राज्य के गौतम बुद्ध नगर में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला था। इससे राज्य के पश्चिमी हिस्से को हवाई संपर्क सुनिश्चित हुआ था।
चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ या लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कुशीनगर। लुम्बिनी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था। और सारनाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहला उपदेश दिया था जो गौतम बुद्ध ने, वो सारनाथ में दिया था, इसलिए यह जगह भी काफी इंपॉर्टेंट है सारनाथ। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई में मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग शुरू किया है। इसके तहत 1 लाख एंटीजन परीक्षण किट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये किट सभी नागरिक संचालित अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों, कोविड-19 देखभाल केंद्रों आदि पर उपलब्ध होंगे। इस किट के द्वारा 30 मिनट में परिणाम आने की बात कही गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिजन परीक्षण केवल ICMR द्वारा अनुमोदित SD बायोसेंसर कंपनी किट के माध्यम से स्वीकार्य होगा। 70 साल से अधिक उम्र के लोग बिना किसी पर्चे यानी प्रेस्क्रिप्शन के खुद का परीक्षण करवा सकते हैं और बाकी लोग ई प्रेस्क्रिप्शन या ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा अपना टेस्ट करा सकते हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग डैश में शुरू किया गया है। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मुंबई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ऋण गारंटी योजना का प्रारंभ। इस योजना में चालू, लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्यमों के प्रमोटरों की सहायता दी जाएगी जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और इस वर्ष 30 अप्रैल तक अपने बकाया ऋण का भुगतान नहीं कर पाए हैं। यह योजना से लगभग 2 लाख उद्यमियों को सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत उन प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी दी जाएगी जो अपने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम में और निवेश के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रमोटरों को अपने हिस्से के 15% या 75 लाख रुपए में से जो भी कम हो के बराबर ऋण दिया जाएगा। साथ ही मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष का स्थगन होगा और भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष की होगी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में शुरू की गई ऋण गारंटी योजना के तहत मूलधन के भुगतान की अधिकतम कितनी अवधि प्रदान की गई है? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 8 वर्ष? सही आंसर कमेंट करिए फटाफट से। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स है हिंदी में वो कवर कर लिए हैं और आई होप मुझे उम्मीद है कि आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ने की और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पे डिटेल में सारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे। साथ ही आप अगर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां से बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ तैयारी करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और एकदम सटीक हो और आप अच्छा स्कोर करें अपने एग्जाम में। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।